थोड़े को पुछ ही लेना। राणा साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और आप सारे साइड पे बैठ के दही खा रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट ने फैसले करने हैं। एस्टैब्लिशमेंट ये आके बताए कि जी इलेक्शन होना है या नहीं होना, या मामलात आगे कैसे चलेंगे। तो आप अपनी पोजीशन जरा वाजे कर दें कि आप क्या वाकई, वैसे तो रमजान में दही वाकई ज्यादा खाया जाता है, लेकिन क्या आप वाकई दही खा रहे हैं साइड पे सारे बैठ के और एस्टैब्लिशमेंट ने सब कुछ करना है? नहीं, साढ़े मुतलक तो उन्होंने जिमनन गल की है, असल तो उन्होंने गल की है भी इस्टैबलिशमेंट साढ़े नाल गल करे। ठीक। तो वो फवाद चौधरी साहब का वो हाल है कि कोई पिंड का मरासी सी तो वह मुंडा कोई 4 जमातां पढ़ गया, तो उन्हें जनाब पिंड का जो चौधरी सी ना उन्होंने को जाके तो अपने मुंडे वास्ते रिश्ता मंग लिया। उन्हें चौधरी ने मार मार के जुतियाँ वो बुरा हाल करता। तो उस तो बाद वो मरासी उठा तो कपड़े कुपड़े झाड़ के कहने लगा भी चौधरी साहब मैं हूँ फिर जवाब ही समझा। तो ये है इनकी ख्वाहिश इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात करने की। अच्छा, तो ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात करने की ख्वाहिश जो है वो अपने दिल में पाले रखें और इस्टेब्लिशमेंट से पूछें कि वो इनके साथ बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती। बाकी रही बात हमारी, हम देखें, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि सियासतदान जब बैठते हैं गुफ्तगू करते हैं तो रास्ते निकलते हैं। ठीक। इन्होंने गुफ्तगू का, डायलॉग का रास्ता नहीं अपनाया। 2014 से इमरान खान तकब्बर, झूठी अनार और ज़िद की बुनियाद के ऊपर जो है वो सियासत करता आ रहा है। और उसने ये समझा कि मैं इस ज़िद से, मैं इस हठधर्मी से और इस अनापरस्ती से जो है वो मैं सबको आगे लगा लूँगा। तो अब फिर वक्त ये आ गया है कि वो अब असम्बलियाँ भी तोड़ बैठा है, जो लॉन्ग मार्च भी कर बैठा है। ठीक है जी। और इंसानों का समुंदर भी ला के उसने देख लिया है। और अब जो है इलेक्शन जो है, इलेक्शन वक्त पे होंगे और हमारी जो है वो स्वाबदीद पे या स्वाबदीद या आइनी जो रिक्वायरमेंट है उस पे होंगे। और जो उसने एक हरबा इस्तेमाल किया है कि मैं बेवक्त और गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से असम्बलियाँ तोड़ के तो पूरी कौम को मजबूर करूँगा कि मेरी ज़िद के सामने जो है वो कंप्रोमाइज़ करो, सरेंडर करो, इसमें इसको किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा राणा साहब, आप क्योंकि बहसियत वज़ीर दाखिला आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान के साथ बैठते भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी डिस्कस करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी आप बैठते हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग होती है पार्लियामान के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें भी आप तशरीफ़ रखते हैं। आप अगर हमारे व्यूअर्स को ज़रा मालूमात देना चाहें कि बाय एंड लार्ज ज़ाहिर बात है DGISI तशरीफ़ ले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक ब्रीफिंग हुई, किस तरीके से और क्या मुतला किया गया है जज साहिबान को और क्या सिचुएशन उनके सामने एक्सप्लेन की गई है? वही जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बताई गई थी या सिर्फ इनअवेलेबिलिटी बताई गई है कि पर्सनल मौजूद नहीं है? देखें, ये इसमें खैर वो बात तो काफ़ी तफसील से है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी बताई गई और यकीनन जो कल 3.5 घंटे की जो है वो ब्रीफिंग हुई है तो उसमें बात तो बड़ी मुफस्सल और डिटेल से हुई होगी। लेकिन उसका लुबे लबाब ये है कि जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट का असूल है, जिस तरह से आर्मी चीफ़ ने कमेटी में भी ये बात की और अब भी यकीनन वो बात उसी तर्ज पे हुई होगी कि असूल ये है कि 1/3 आर्मी जो है वो इन ऑपरेशन होती है, 1/3 जो है वो इन ट्रेनिंग होती है ऑपरेशन में जाने के लिए, और 1/3 जो है वो रेस्ट पे होती है। इसके बग़ैर आर्मी का जो एक यानी जान हथेली पे रख के जो है वो ड्यूटी देने वाला मामला होता है, भले वो किसी गैर मुल्की दुश्मन के साथ नबर्दाज़मा हो या दहशत गर्दों के साथ नबर्दाज़मा हो, तो इसके बग़ैर जो है वो आर्मी अपना परफॉर्म नहीं कर सकती। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की 70% जो तादाद है, 70% वो डिप्लॉय है, जो कि किसी तरह से भी सस्टेन उसे नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में जो है वो उसको विड्रॉ करना और विड्रॉ करके फिर उसको ट्रेन करना, ट्रेन करने के बाद फिर उसको ड्यूटी पे भेजना, ये एक दिन का अमल नहीं है कि जी एक दिन पहले आर्मी चली और आके ड्यूटी दी इलेक्शन की और दूसरे दिन वापस चलेगी। ये कम से कम जो है वो 1 महीने के लिए जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा उन पोजीशन से जिन पोजीशन से इस वक्त आर्मी की जो लीडरशिप है उसके मुताबिक उसे विड्रॉ करना जो है वो मुल्की मफाद में नहीं है।
ठीक, राना साहब, क्योंकि ये आपने अच्छा किया, ज़रा कॉन्टेक्स्ट में बता दिया, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जारी बात है बहुत सी चीज़ों की उस तरह तफसीलन नहीं होती, लेकिन लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों मौजूद नहीं है इस वक्त या क्यों अवेलेबल नहीं हो सकती फ़ौज का जो पूरा अमला है इलेक्शन ड्यूटी के लिए। अब ज़रा मैं, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह वकील हैं और आपने प्रैक्टिस भी की है और जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से आपका एक व्यू भी है, कल जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, आपके कुलीग हैं, हमारे भी भाई हैं, उन्होंने एक रिकग्निशन में इस बात की, पहले तो उन्होंने कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी उस वक्त भी, कुछ दिन पहले भी, कि जूनियर जजेस को एलिवेट किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा मैंने वोट दिया था तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई। लेकिन जो कल उन्होंने बात की उससे तो ये जाहिर होता है कि जाहिर बात है चीफ जस्टिस साहब तो जनाब उमर अता बंदयाल साहब भी थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मैं बहैसियत वफाकी वज़ीर कानून, मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कहा गया मुझे और मेरी हुकूमत ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आपने चीफ जस्टिस साहब के नॉमिनीज़ के हक़ में वोट देना है। तो बसद एहतराम राना साहब, आज आपको चीफ जस्टिस साहब का जो कॉन्डक्ट है उसमें खामियां नज़र आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर खामियां नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने क्या सीखा है बहैसियत जमात कि आप इतने अरसे बाद भी आप एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वोट्स दिलवा देते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करा देते हैं, सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट करा देते हैं। आपने क्या सीखा है बहैसियत एक जमात, राना साहब? नहीं, देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक पोजीशन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत से जो है वो तकाजा करे और किसी के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर को ये पैगाम भेजे कि जी ये आपके वोटों की वजह से जो है वो मेरी ये तजवीज़ जो है ये रद्द हो गई है और मैं इसे जो है वो दोबारा ला के तो इसको जो है वो सक्सेस या इसको इंडोर्स करवाना चाहता हूँ, तो ये बात जो है वो कोई ऐसी मामूली बात भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर गौर ही ना करे। अच्छा जी, ये मैं इसका प्रीवी तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं तो वो आपके भी इल्म में जो है वो हो जाती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने ये कहा प्राय कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये चाहते हैं और हमारा ये मशवरा है कि आप उनको नाराज़ ना करें। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने आगे बात की ना। अच्छा, और फिर जिन लोगों को इस तरह से जज बनाया गया, इससे पहले भी मैंने भी एक बात की थी, लेकिन मैं अभी भी नाम नहीं लूँगा। तो एक जज साहब जो है वो एलिवेट हो रहे थे लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त जनरल फैज़ साहब जो है वो थे अपना ISI के यानी DGI थे जी। तो वो मरे जा रहे थे कि जनाब हर कीमत पे जो है वो इनको थ्रू होना चाहिए। उस वक्त हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी और 2/3 मेजॉरिटी से हम उनको टर्न डाउन कर सकते थे जजेस कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट जो है जी। तो ये मामले जो हैं ये होते रहे हैं। अब इसको आप जो है वो शाई करें या जिक्र ना करें वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन फिर ऐसी सूरत में जो चीज़ें फिर सामने आती हैं तो फिर यही फिर जो है वो 3-2 और राना साहब इससे अगर मैं गुजारिश कर पाऊँ, दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जो आपकी गुफ्तगू, और अगर मैं मिला लूँ उसको जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू में कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को कहा और आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर साहब यानी शहबाज शरीफ साहब को कहा, इससे एक तो लिएज़ॉन समझ आता है कि बकौल इस जो रेवलेशन आपने फरमाई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जजेस अपॉइंटमेंट यानी जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हो रही थी उसके अंदर साबका आर्मी चीफ से उन्होंने राब्ता किया और बाकायदा तौर पर राउट करवाया कि प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है सर कि गारंटीज किसने ली थी? कोई गारंटी आपने मांगी थी या हुकूमत ने मांगी की थी कि ये करवा रहे हैं आप, और वजीर कानून का वोट जा रहा है एंडोर्समेंट के सूरत में, तो गारंटी किसने ली थी, मांगी थी, दी थी, क्या हुआ था सर वो तो बताएं। देखिए मुनीब, आप क्योंकि प्रोफेशन के लिहाज से भले आप एंकर हैं लेकिन आप वकील हैं और आपने ज़िंदगी का आगाज़ एक वकील के तौर पे किया है जी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक वकील के तौर पे किया और 10-12 साल जो है वो बड़ी रेगुलर प्रैक्टिस की है जी। मामला ये है कि अब ये बात मैं अगर कहूँ, क्योंकि मैं इस बारे में बड़ा मोहतात हूँ, हमेशा हमने अदालतों की इज़्ज़त और जजेस के एहतराम से जो है वो अपनी ज़िंदगी को शुरू किया, तो शायद ये थोड़ा तजावुज़ ना कर जाए।
मामला ये है कि ये लॉबीइज़म है। मैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूँ 10 साल जी बतौर लॉ मिनिस्टर पंजाब के, और उसके बाद अब मैं पिछले 5 साल से हूँ हिस्सा पार्लियामेंट्री कमेटी और जजेस अपॉइंटमेंट। जी खुदा की कसम कोई भी अपॉइंटमेंट जो है ना वो मेरिट या कंपिटेंस की बुनियाद के ऊपर भले हो सो हो, लेकिन उसके पीछे आपको एक सीधी सीधी जो है वो लॉबी नज़र आती है। जब ये लॉबीइज़म होगा तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो एक तरफ 8 और एक तरफ 7 की सूरत हाल पैदा होती है, जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो परेशान है। और फिर ऐसे फ़ैसलों की फिर किस तरह से जो है वो कदर होगी और ऐसे फ़ैसले किस तरह से जो है वो परवान चढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इनको जो है वो बड़े जो है वो दर्द दिल के साथ इनको महसूस करना चाहिए और इनका बैठ के सबको सर जोड़ के इनका तदारक करना चाहिए। और जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है जुडिशल कमीशन से लेके पार्लियामेंट्री कमेटी और जज अपॉइंटमेंट तक, इसको ऑल टुगेदर चेंज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब शायद आपकी जमात को अपनी गलती का एहसास भी होगा 2010 के अंदर जो हुआ, शायद कि 19वीं तरमीम की सूरत में सामने। एक बार चलें वो एक और डिबेट है, मैं ज़रा चाहूँगा इस पर बता दे राना साहब कि एक तासुर ये भी है, और बल्कि तासुर नहीं है, ये तो एक हकीकत है कि पूरी आपने इमरान खान साहब के ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात बन गए। वो कहते हैं मेरे पर 150 मुकदमे हैं और पता नहीं बहुत सारा कुछ हो गया। वो अदालतों में जाते हैं और उन्होंने बड़ी प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। अब वो अब भी ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपने ईद की छुट्टियों में बकौल मादरत के साथ कोई कार्रवाई डालनी है और आपने फिर ऑपरेशन करना है और आपने उन्हें पकड़ने की कोशिश करनी है। आप उन्हें पहले पकड़ नहीं सके, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। जब नहीं पकड़ सके तो आपने कहा कि हमारे पकड़ने की इंटेंट नहीं थी, जबकि बैसियत एक सहाफ़ी और बैसियत एक पाकिस्तानी के जब मैं बहुत से अफसरान से गुफ्तगू मैंने की तो मुझे बताया गया कि पूरी इंटेंट है, लेकिन हालात ऐसा पैदा हो गए कि फिर हमने रिस्ट्रेंट शो किया कि कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन क्या आपकी बहसियत वज़ीर दाखिला या रियासत पाकिस्तान की अब भी ये इंटेंट है कि इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करना है आपने? नहीं, देखें मामला ये है कि चलें अगर बनी गाला में इन्होंने वहाँ पे लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठाया हुआ था और अगर हम मुसल्लह पुलिस को इजाज़त देते कि आप जाएं और जाके जो है वो गिरफ़्तार करें तो ज़मान पार्क की बात का नतीजा जो है वो कैजुअल्टीज़ की सूरत में ज़मान पार्क में जो है वो नतीजा उसका जो है वो गलत या नुकसान की सूरत में निकल सकता था। चलें ये भी दुरुस्त है कि जब वो तारीख़ों पे आए लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद में, तो वो अपने साथ बड़ी मेहनत करके बड़ा जोड़ के मुसल्लह लोगों को साथ लेके आए और ऐसी सूरत में अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता तो वहाँ पे तसादम हो सकता था। लेकिन आप मुझे बताएं कि उसके बाद वो कितनी बार एक मुख्तसर सी तादाद के साथ, ये कई बार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए हैं, 2 दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद भी आए हैं। तो अगर गिरफ़्तार करना होता तो अब उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। ये मोटरवे के ऊपर जो है वो 10 गाड़ियों के साथ वो यहाँ से निकलें और लाहौर तक जाएँ और लाहौर से निकलें तो पिंडी तक आएँ, तो रास्ते में क्यों नहीं उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता? अच्छा जी, मामला ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए हैं हमें ये मालूम है कि उन मुकदमात में इनको गिरफ़्तार करेंगे तो ये जो है वो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन नहीं तो छठे 7वें दिन जो है बेल आउट हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो मुकदमात बनाए उनमें से कोई मुकदमा भी फैब्रिकेटेड नहीं है। अच्छा जी, अगर इन्होंने किसी को गाली दी है तो उसका मुकदमा बना तो वो दी है। अगर इन्होंने किसी जज को या किसी और को धमकी दी है तो वो उन्होंने दी है, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इनकी अपनी आवाज़ में मौजूद हैं। तो इसलिए कोई इनके ऊपर मुकदमा फैब्रिकेट नहीं हुआ। और अगर ये मुकदमे ना करते, एक ही मुकदमा इनके ऊपर कर देते, इनकी गाड़ी से जो है वो कोकीन निकाल लेते, आइस निकाल लेते, हीरोइन निकाल लेते, सारी चीज़ें जो है इनके इस्तेमाल में रहती हैं, इनके घर से निकाल लेते, तो मामला ये कि हमने तो इस किस्म का केस जो है वो बनाया ही नहीं है। ठीक है। हम सिर्फ चाहते ये हैं, और उस वक्त भी कोशिश ये थी कि ये अदालत का एहतराम करें। जो मुकदमात इनके ऊपर बने हैं हम आज भी ये चाहते हैं कि उनमें ये पेश हों, प्रोसिक्यूट हो, मुकदमा ट्रायल हो, और उसके बाद अदालत जो है अगर वो सज़ा दे
तो ये कैद हो, अगर बरी करे तो ठीक है, घर पे रहें। बट राणा साहब एक बात है ना कि आपकी बातों से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि ऐसे मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी नहीं चाहते, या आप समझते हैं जिस तरह आपने कहा कि हम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की, जिसमें उनकी 3-4 दिनों में बेल हो जाए या 6 दिनों में हो जाए, आपको पक्का हाथ डालना चाहते हैं। तो उस पक्के हाथ की कोई प्लानिंग शैनिंग की हुई है आपने कि किस मुकदमे के अंदर फैसला होगा और किस मुकदमे के अंदर आपने गिरफ्तार करेंगे? पक्का हाथ मुनीब, हम इनको बिल्कुल जो है इनके ऊपर कोई केस फैब्रिकेट नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो 2-3 केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो इलेक्शन कमीशन ने रेफ़र किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, फॉरेन फंडिंग का केस और ये तोशा खाना केस, हम चाहते हैं कि उसमें ये पेश हों। ठीक है, अदालत जो है वो इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाए, ये ट्रायल फेस करें, अगर ये बेगुनाह है तो बरी हो जाए, बिल्कुल अपने घर जाएँ, और अगर सज़ा हो तो फिर ठीक है, फिर इनको कोर्ट लखपत जेल में रखा जाएगा। अच्छा, तो चले ये अदालतों में पेश नहीं हो रहे। अच्छा चले, अब वैसे उन्होंने अदालतों को फेस नहीं कर रहे। वैसे लाहौर हाई कोर्ट को तो यानी जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने डे टू डे हियरिंग करवाई और 150 पेशी जो है वो अपनी बेटी के मरियम नवाज के साथ भुगती और उस केस को जो है वो फाइनल करवाया, जो भी उसका अंजाम हुआ, सज़ा गलत हुई सही हुई, वो हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। हम इससे भी ये चाहते हैं कि ये जो रूल ऑफ लॉ की कहानियाँ लोगों को सुनाता रहा है, उस तरह से आए ना रोज़ अदालत में, डे टू डे हियरिंग करवाए और उसके बाद जो है वो फैसला हो। नहीं, अब तो वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना, खजल आप उन्हें कर रहे हैं और वो हो भी रहे हैं। इतने मुकदमे बाद वो हाई कोर्ट में गए हुए थे और बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हिरासा ना करें इमरान खान साहब को, तो वो आपके लिए भी तंबीह है राणा साहब, ईद के दिनों में उन्हें हिरासा ना कीजिएगा, उनको ईद सुकून से बनाने दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि इनको गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए। मतलब आप कानूनी तरीके से हरासा करना चाह रहे हैं? तरीके से हरासा नहीं किया। नहीं, ये तो खुद ही उन्होंने अदालत से हुक्म ले लिया है कि गैर कानूनी तरीके से हरासा ना करें, कानूनी तरीके से हरासा करने में कोई ममानत नहीं है। अच्छा, मतलब आप राणा साहब, मैं अगर पूछ पाऊँ, आप इरादा रखते हैं कानूनी हरासमेंट का इमरान खान साहब की का इन 3-4 दिनों में ईद की छुट्टी? नहीं, वो बिल्कुल आराम से सुकून से ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्कर्स के साथ वो मनाएं। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में इमरान खान साहब को खदशा जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं देखें, मुज़ाकरात की एक तरफ वो फवाद चौधरी साहब भी फरमाते हैं कि गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप गंडापुर साहब को पकड़ लेंगे, उन पर मुकदमे एक के बाद एक बनेंगे, फिर आप अली जैदी साहब को किसी झूठे मुकदमे में सिंध पुलिस उठा लेगी, फिर कहा जाता है कि शायद खुदा न खास्ता मुराद सईद साहब के पीछे भी पड़े हुए हैं, उनको भी किसी मुकदमे में अंदर धरा जा सकता है। तो जब आप ये करेंगे राणा साहब, तो फिर मुज़ाकरात के तो फिर ऐसे ढकोसला ही है, खाली वो एक फेस सेविंग है, दिखाना है आपने लोगों को कि हम पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं, असल में तो आप इनको रगड़ा लगा रहे हैं। नहीं देखें, नहीं मुनीब, मुज़ाकरात अपनी जगह पे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो केसेस बने हैं जी, क्या उन्होंने वो बातें नहीं की उन्होंने, या उन्होंने वो अमल नहीं किया? क्या उनको पुलिस ने रोका तो उन्होंने वहाँ पे फायरिंग नहीं की? यानी कोई एक, उनके ऊपर ये 2 या 3 मुकदमे हैं जो जिनमें उनको अरेस्ट किया गया, कोई एक मुकदमा जो है उसकी आप FIR निकालें और कहें कि राणा साहब ये देखें इसमें ये लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हुआ ही नहीं है। जो किया है जिससे वो इनकार भी नहीं कर सकते। और वैसे वो गिरफ़्तार होने के बाद तो जो उनकी हालत हुई है, जो जितने मस्कीन वो नज़र आए हैं, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें ये गिरफ्तार करने से पहले जो तवक्कुआत थी वो तो बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो सारी चीज़ साबित हुई है। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए या उन्हें बेल आउट करवा देना चाहिए। हमें ईद के मौके पे तो बेल हो ही जानी चाहिए सारों की। बस वो राणा साहब, आपने तो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त किया, आपने तो तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, रियासती तशद्दुद भी बर्दाश्त किया एक ज़माने के अंदर, वो आपने किया। और मैं आपकी सियासत से और उसके ऊपर तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन जो आप पर मुकदमा उस दौर में बनाया गया और ख़ास तौर पे जो आखिरी आपके साथ वो आप पर हेरोइन डाली गई, उसमें तो खैर नज़र भी आता है आपने बड़ी जवामर्दी से उसका मुकाबला किया। और वो खैर बहरहाल वो जो हुआ वो एक तारीख़ का हिस्सा है और बदतरीन तारीख़ आई। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्या हुकूमत पाकिस्तान जिसके ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब बहसीत वज़ीर-ए-आज़म विराजमान है, क्या मुस्लिम लीग नून ने सोच रखा है कि भाई ठीक है, अगर गिलानी साहब भी कुर्बान हो गए थे अदालती हुक्म की को ना मानते हुए, तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को भी आप उसी चक्कर में आगे डाल रहे हैं फिर?
नहीं देखें मुनीब, आप तो इस चीज़ को समझते हैं, आप जी ला के तालिब इल्म हैं। जी ये अगर गिलानी साहब के केस से पहले मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होता जी तो गिलानी साहब को भी कोई सज़ा नहीं दे सकता था। अब गवर्नमेंट डज नॉट मीन प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट मीन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। ठीक, तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट ने भी इस मामले में कोई फैसला नहीं किया, बल्कि कैबिनेट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इस मामले के ऊपर जो है वो वोटिंग करवाई जाए, असम्बली से इसको मंजूर कराया जाए और उसके बाद जो है ये पेमेंट की जाए। वो जो बिल्स पेश हुए हैं वो उनकी आपने शायद उनके अल्फाज नहीं पढ़े होंगे। जी बिल्कुल, वो अल्फाज यही थे कि वो आप चाह रहे थे कि वो अलाउ हो जाए, मुताबिक एक मुस्बत एंडोर्स करके जो है वो असम्बली को भेजा। अब पार्लियामेंट जो है वो ना सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक था, ना वो कैबिनेट के मुताबिक है। उन्होंने जो है वो उस बिल को, उस मनी बिल को जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो अब उसके बाद तो कैबिनेट और गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है कि वो जो है वो रकम जो है वो निकाल के अपने पास से दे दे। ठीक, बहुत शुक्रिया।